आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आदर्श विलयन की। किसकी बात कर रहे थे? आदर्श विलयन की। तो आदर्श विलयन में आप लोगों को हमने आदर्श विलयनों का ग्राफ भी बताया था। आदर्श विलयन का ग्राफ का मतलब है राउल्ट के नियम का ग्राफ। तो आदर्श विलयनों के लिए हम लोगों ने ग्राफ पर बात की थी। आदर्श विलयन क्या होते हैं उन पर भी चर्चा की थी कि आदर्श विलयन कहते किसको, और आदर्श विलयनों के लिए हमने शर्तों पर चर्चा की थी। इतनी हम लोग बातचीत कर चुके थे। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है अनादर्श विलयन। क्या टॉपिक है? अनादर्श विलयन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज अनादर्श विलयन पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो आज बच्चों हम बात करेंगे, किस पर बातचीत करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। बच्चों, अनादर्श विलयन किसको कहेंगे? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का ताप दाब की सभी परिस्थितियों में पालन नहीं करते। चलिए आइए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? वे विलयन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनादर्श विलयनों की शर्तों पर। तो इनकी निम्न शर्तें हैं। इनकी निम्न शर्तें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, पी प्रायोगिक डज नॉट इक्वल टू पी सैद्धांतिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा पॉइंट है डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी विलयन पर ये तीनों कंडीशनें फॉलो होती हैं, इसका मतलब वह विलयन अनादर्श है। क्या है? अनादर्श। तो बच्चों, अगर किसी विलयन का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किए गए वाष्प दाब के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब वह विलयन क्या है? अनादर्श है। फिर से एक बार समझो। किसी विलयन का लैब में निकाला गया वाष्प दाब और राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्प दाब दोनों अलग अलग आते हैं, दोनों बराबर नहीं आते, इसका मतलब वह विलयन आदर्श नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर
किसी विलयन का ज्ञात किया गया वाष्प दाब प्रयोगात्मक रूप से प्रायोगिक प्रायोगिक वाष्प दाब अगर सैद्धांतिक वाष्प दाब के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से या तो P प्रयोगात्मक P सैद्धांतिक से ज्यादा आएगा या फिर P प्रायोगिक P सैद्धांतिक से कम आएगा। या तो फिर प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया, अगर देखो मतलब प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से के बराबर नहीं है। समझो, समझने वाली बात है कि अगर भाई हमने जो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निकाला और फिर हमने उसी विलयन का प्रयोगात्मक रूप से वाष्प दाब निकाला, अगर दोनों वाष्प दाब बराबर नहीं हैं तो निश्चित रूप से प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से ज्यादा आएगा, या फिर प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम आएगा। तो अगर प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से ज्यादा आता है तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और अगर प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम आता है तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन आदर्श विलयनों से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धनात्मक विचलन। आइए चलिए बात कर लेते हैं किस पर? धनात्मक विचलन पर। धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, बच्चों धनात्मक विचलन पर बात कर लें। देखिए अगर मान लीजिए कोई विलयन बनाया गया और जैसे मान लीजिए एक पात्र ये है, ध्यान समझो, एक पात्र ये है और एक ये दूसरा पात्र है। इसमें मान लो द्रव ए है। कौन सा द्रव है? ए। और इसमें द्रव बी है। इसमें कौन सा है? द्रव ए। इसमें कौन सा है? द्रव बी। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? द्रव ए के। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स द्रव ए के हैं तो यहां पर ए और ए के बीच में बॉन्डिंग होगी, ए सिंगल बॉन्ड ए। यहां बी सिंगल बॉन्ड बी। ए और ए के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। यहाँ बी और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा या क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब हम इन दोनों लिक्विडों को हम क्या कर रहे हैं? एक तीसरे पात्र में डाले दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? इन दोनों लिक्विडों को क्या कर रहे हैं? एक तीसरे पात्र में डाले दे रहे हैं।
अब यहाँ पर कितने टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, ध्यान समझो बच्चों। अब यहाँ पर कितने टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। देखिए ए और ए के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ए और ए के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बी और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ए और बी के भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है कौन, ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। और अगर क्या है, अगर मान लीजिए इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम है, जरा ध्यान समझो, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर बी और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बच्चों ध्यान देना यहाँ पर, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए को पकड़े हुए जितनी तेजी से, बी को उतनी ही तेजी से पकड़े हुए। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ डाल दिया गया एक ही पात्र में, तो यहाँ पे ए को मजबूती से पकड़े है, बी को मजबूती से पकड़े, लेकिन ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में क्या है, कम है। फिर से एक बार समझो, जैसे यहाँ पर ए का मालिक्यूल्स था और ये ए का मालिक्यूल्स था, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। ऐसे यहाँ पर B का मालिक्यूल्स था और ये B का मालिक्यूल्स था, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। लेकिन जब दोनों को डाल दिया तो A और B के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी A उतनी तेजी से B को नहीं पकड़ पा रहा है जितनी तेजी से A को पकड़े था, जितनी तेजी से B को पकड़े था उतनी तेजी से ये नहीं पकड़ पा रहा। तो जब उतनी तेजी से नहीं पकड़ पा रहा है तो इसमें वेपराइजेशन ज्यादा होगा, और जब वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वाष्पन ज्यादा होगा, तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा। तो जितना हम कल्पना कर रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं जितना ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जितना बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। भाई हम तो कैलकुलेशन इसी हिसाब से कर रहे हैं ना कि ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्या, यहाँ पर ए के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बराबर है बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से, लेकिन उससे कम लगता है आकर्षण किसमें, ए और बी के बीच में। तो जब आकर्षण कम होगा तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, वेपराइजेशन बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ेगा, तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा, वाष्प दाब ज्यादा लगेगा तो मतलब हम जितनी कल्पना कर रहे हैं उससे वाष्प दाब ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा आता है वही तो धनात्मक विचलन होता है, मतलब हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा आ रहा है, यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। मतलब धनात्मक विचलन के लिए कंडीशन ये है कि ए के बीच लगने वाला बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल से ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होगा, तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, वे विलयन जिनका प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना कर
ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक आता है, अधिक आता है, तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे विलयन जिनका प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना कर ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक आता है, तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, इसका ग्राफ से निरूपण देख लीजिए। ग्राफी निरूपण, आइए चलिए ग्राफी निरूपण देख लेते हैं इसका। ग्राफ पहले राउल्ट के नियम का आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या होगा, P डैश A, ये हो जाएगा P डैश B, ये P नॉट A, ये P नॉट B, यहाँ पे x A बराबर 0, x A बराबर 1, यहाँ x B बराबर 1, x B बराबर 0। ये मोल प्रभाज को प्रदर्शित कर रहा और ये वाष्प दाब को। ये और ये है आपका YH, ये है आपका XH। और बच्चों, ध्यान देना, आप तो ये समझकर कर रहे थे कि आदर्श विलयन है और आदर्श विलयन के हिसाब से आप काम कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है P डैश A बराबर P नॉट A इंटू एक्स A, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन है P डैश B बराबर P नॉट B इंटू एक्स B।
और ये वाली लाइन थी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही तो आप सोच रहे थे, परंतु ये आप सोच रहे थे थ्योरेटिकल रूप से ये आना चाहिए, परंतु जब आपने उस विलयन को लैब में ले जाकर टेस्ट किया तो उसका वाष्प दाब कितना निकला, इतना निकला। ये आया है पी एक्स एक्सपेरिमेंटल रूप से ये दिखा, आपको दिखना क्या चाहिए था ये, लेकिन दिख क्या रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इस वाली लाइन से ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन की कंडीशन यही है कि ए और ए के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, से कम होगा। कौन, ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ऐसा है इट मीन्स धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे धनात्मक विचलन के बाद में ऋणात्मक विचलन। आप किसकी बात करेंगे, ऋणात्मक विचलन की। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, आइए चलिए ऋणात्मक विचलन समझ लेते हैं। ऋणात्मक विचलन में वही है क्या, देखिए धनात्मक विचलन में आप लोगों ने क्या लिखा था, ध्यान से देखो। वे विलयन जिनका प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना कर ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक आता है, तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या लिखोगे, वे विलयन जिनका प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब, वे विलयन जिनका प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना कर ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम आता है, तो ऐसे विलयन आदर्श विलयनों से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। विचलन प्रदर्शित करते हैं। बात वही है कि ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है। कौन, ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर ये ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स को पास पास रखेगा,
पकड़ कर रखेगा, वाष्पन कम होगा, वाष्पन कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। आप जितना सोच रहे हो उससे वाष्प दाब घट जाएगा, घट जाएगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। आइए चलिए इसका भी ग्राफी निरूपण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? ग्राफी निरूपण। ग्राफी निरूपण। ऋणात्मक विचलन का ग्राफी निरूपण देख लेते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं। चलिए लिख देते हैं। ये है पी डैश ए, ये है पी डैश बी, ये एक्स ए बराबर 0, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर एक्स बी बराबर 0 नहीं, एक्स बी बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। यहाँ आ गया ये पी नॉट बी और ये आ गया पी नॉट ए। अच्छा, आप क्या सोच रहे थे? आपने जो अभी जो विलयन आपको दिया गया था, तो आप राउल्ट के नियम द्वारा अगर पालन करता, उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्प दाब के बराबर होता, तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता, ऐसे देखने को मिलता है। ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्सिस है आपका कौन सा? वाई, ये भी वाई, और ये आपका इधर वाला हो गया एक्स, ये इधर वाला भी हो गया एक्स। तो ये देखने को मिलता, परंतु वास्तव में स्थिति क्या है? वास्तव में स्थिति ये है कि भैया इनके मध्य जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा? ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के बीच, जिसके कारण ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, वेपराइजेशन कम हो जाता है, वेपराइजेशन कम हो जाएगा, वेपराइजेशन कम हो जाएगा। वेपराइजेशन क्या होता है? कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो ऐसे विलयन क्या कर रहे हैं? ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों ग्राफी निरूपण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखेगा नहीं, इतना छोटा कर देंगे। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। दिख रहा? कम दिख रहा? थोड़ा सा और बड़ा करें, अब ठीक। तो ये देखिए आदर्श विलयन के लिए ये नोट करिए पहले, अनादर्श विलयन के लिए नोट कीजिए, फिर इसके बाद में ये नोट कीजिए जरा धनात्मक विचलन के लिए, धनात्मक विचलन के लिए नोट हो गया। ना नोट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसका ये ग्राफी निरूपण है, ये धनात्मक विचलन का है, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए ऋणात्मक विचलन के लिए, और ऋणात्मक विचलन के बाद में ये ऋणात्मक विचलन का ग्राफ।
तो कुल मिला के बच्चों फाइनली हम लोगों ने राउल्ट का नियम कंप्लीट कर लिया। राउल्ट के नियम के साथ साथ हम लोगों ने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और इनके लिए ग्राफ, इतना काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखना भूल गए हैं, ये है आपका पी यहाँ आप लिखोगे पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये जो आया है ये पी एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे किस पर, अणुशंक गुणों पर बात करेंगे। तो अणुशंक गुणों में एक अणुशंक गुण हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अणुशंक गुण किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुशंक गुण कहलाते हैं। तो अणुशंक गुण में अब बच्चों हम लोग अणुशंक गुण में आगे बात करेंगे। अणुशंक गुण, तो जैसा अणुशंक गुण में मैंने बताया था किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अणुशंक गुण कहलाते हैं। बच्चों अणुशंक गुण वैसे 4 होते हैं, आपको बताया था। वाष्प दाब में अपेक्षिक उन्वयन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक उन्वयन और परासरण दाब, ये होते हैं। तो उनमें से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक उन्वयन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब बच्चों उसी के आगे हमें आज समझना है क्वथनांक उन्नयन। क्या समझना है? आज हमें पढ़ना है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन समझना है। क्या समझना है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन समझने के लिए हमें पहले क्वथनांक पर बातचीत करनी होगी। किस पर? इसको समझने से पहले हमें क्वथनांक पर बात करनी होगी। पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक और फिर देखेंगे क्वथनांक उन्नयन। तो चलिए सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर ले रहे हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है, इस पर चर्चा कर ले रहे हैं। क्वथनांक क्या होता है? तो चलिए क्वथनांक पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। वह निश्चित ताप जिस ताप पर किसी द्रव के अणु का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक वह निश्चित ताप है, क्वथनांक वह निश्चित ताप है, वह निश्चित ताप है जिस ताप पर द्रव के अणुओं का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर द्रव के अणुओं का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसे TB से प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर द्रव के अणुओं का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसे टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों क्वथनांक आपको समझ में आ गया होगा, जिस ताप पर द्रव के अणुओं का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। आइए चलिए समझ लेते हैं क्वथनांक उन्नयन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन पढ़ते हैं। आइए चलिए क्वथनांक उन्नयन पढ़ लेते हैं। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है बच्चों? जब किसी शुद्ध विलायक में, ध्यान समझो, लिख दे रहे हैं, चलिए, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ अधिक आता है, कुछ कम आता है, कुछ कम होता है। इसीलिए विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से कुछ अधिक होता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन करना। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी
शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माना किसी शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट तथा विलयन का क्वथनांक तथा विलयन का क्वथनांक TBS है। तो क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, कौन ज्यादा है, टीबी नॉट की टीबीएस, किसका ज्यादा होता, विलयन का ज्यादा होता, तो टीबीएस माइनस टीबी नॉट, ये आ गया, ये आ गया बच्चों क्वथनांक उन्नयन। अब इसके बाद में बातचीत कर लेते हैं क्वथनांक उन्नयन। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब बात कर लेते हैं क्वथनांक उन्नयन तथा मूललता में संबंध। चलिए अगली हेडिंग है क्वथनांक उन्नयन तथा मूललता में संबंध। बच्चों इसको जरा आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्वथनांक उन्नयन और मूललता में क्या संबंध है। क्वथनांक उन्नयन मूललता या कहा जाए विलेय पदार्थ की सांद्रता, विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ेगी तो मूललता बढ़ेगी, तो विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर क्वथनांक उन्नयन बढ़ता है, विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर क्वथनांक उन्नयन बढ़ता है। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ भी हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ भी हो जाएगा, यहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए चलिए देख लेते हैं, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है वाष्प दाब को, किसको, वाष्प दाब यानी पी को, ये वाली लाइन किसको प्रदर्शित कर रही, वाष्प दाब यानी पी को, और ये वाली ताप को, ताप टी को। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्या है, ये आपका है मूल बिंदु, ये क्या है, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये मूल बिंदु है। यहाँ पर टेम्परेचर भी 0 है और प्रेशर भी 0,
अब जरा समझो, इधर से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा। क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, भाई ये 0 है तो ऊपर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, और इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे उधर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ से ऊपर चलते 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 कहीं ना कहीं पर तो वाष्प दाब एक वायुमंडल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ पर चलने पर कहीं ना कहीं पर वाष्प दाब आपको कितना मिलता है, एक वायुमंडल मिलता है। कितना मिलता है, मान लीजिए कि चलो यहाँ पर वाष्प दाब आपका कितना हो जाता है, एक वायुमंडल हो जाता है। कितना हो जाता है, एक वायुमंडल। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए एक वायुमंडल। एक वायुमंडल हो जाता है। अब जरा इसको समझते हैं। चलिए देखिए, फिलहाल जैसे ये हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में क्या कर रहे हैं, इस पात्र में हम जैसे कोई द्रव भरे दे रहे हैं, शुद्ध द्रव भर दिया। इसमें हमने बच्चों क्या किया है, इसमें हमने शुद्ध द्रव भर दिया। ध्यान से समझो बच्चों, इसमें हम क्या भर रहे हैं, शुद्ध द्रव भर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, शुद्ध द्रव भर दिया। मान लीजिए पानी ही भर दिया, ठीक है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। अब एक बात बताओ, इस पात्र को हम लाए कमरे में लेकर रखा, भाई एक पात्र लिया उसमें हमने पानी भर दिया, और पानी रखा कहाँ पे है, कमरे पर, या मान लो लैब पर रखा है या कमरे पर रखा है, तो उस कमरे का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, 0 तो हो नहीं सकता, हो जाएगा। आप ये बताइए, आप जिस कमरे में रहते हो उसका टेम्परेचर 0 है, 0 होगा तो जम जाएगा ना सब कुछ, 0 तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ कमरे का टेम्परेचर होगा। कमरे का टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है, 25 से 30 के बीच में होता है, तो कमरे का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। मतलब ये ताप वाली जो है वो यहाँ से नहीं, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। मान लीजिए चलिए यहाँ ये टेम्परेचर है कमरे का, अच्छा इस टेम्परेचर पर वाष्प दाब शून्य तो होगा नहीं, क्योंकि आपने क्या लिया है, लिक्विड लिया है। क्या लिया है, लिक्विड। शून्य तो ठोस का भी नहीं होता है, फिर तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड का शून्य कहाँ से होगा, तो इसका भी वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा, यानी ऊपर होगा कुछ ना कुछ। तो चलिए ये मान लीजिए आपने जो लिया है उसका वाष्प दाब इतना है, ये किसका वाष्प दाब है बच्चों, ये है, यहां पर ले रहे इस जगह, ये किसका वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का, ये शुद्ध विलायक का। अब आपको अभी इसका वाष्प दाब कितना है, कितना, और इसका क्वथनांक ज्ञात करने के लिए आपको वाष्प दाब को बढ़ाना है। भाई क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी इसका वाष्प दाब है इतना, करना कितना है, एक वायुमंडलीय। द्रव जो आपने इस पात्र में लिया है उसका वाष्प दाब है कितना, इतना, P0, इतना ही तो है ये, और इसको हमें करना कितना है, एक वायुमंडल। तो एक वायुमंडल करने के लिए हमारे पास में एक ही साधन है, क्या, इसको गर्म कीजिए। तो आप जब इसको गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इधर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इधर जाएगा। लेकिन टेम्परेचर केवल नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर के साथ साथ वाष्प दाब भी बढ़ेगा, तो वाष्प दाब ऊपर की तरफ और ताप इधर की तरफ। तो कुल मिला के ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, समझो जरा, ये लाइन कैसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी। तो चलिए इसमें लाइन कैसी जाएगी, चलो ध्यान से देखिए, ये लाइन कुछ ऐसी, भाई टेम्परेचर के साथ साथ वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। ये लाइन कुछ ऐसी है,
ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब इसका बढ़ा। अब इसके बाद में बच्चों इसको नोट कर लेते हैं कितना बढ़ा, कैसे पता लगे। देखो इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ रहा है वाष्प दाब बढ़ रहा है। जिस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब इतना हो जाएगा उसी टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। देखिए इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब कितना हो गया, ध्यान से देखिए ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया TB0। ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, इतने पर इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गए। तो ये हो गया शुद्ध विलायक का। अब बच्चों इसके बाद में, इसका तो हमने निकाल लिया, इसके बाद में इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दें। कैसा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें हम थोड़ा सा डाल दें। तो जब हम थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे तो थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने पर ये तनु विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तनु विलयन। थोड़ा सा विलेय पदार्थ डाल दिया तो क्या होगा, ये तनु विलयन बन जाएगा। और जब तनु विलयन बन जाएगा, जब विलायक था तब इसका वाष्प दाब कुछ और था, जब वाष्पशील विलेय डाल दिया तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब में आप अपेक्षीय उन्मूलन पढ़ाया था, वाष्प दाब में आप अपेक्षीय उन्मूलन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है। तो जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाएगा, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होगा इसी टेम्परेचर पर। तो ये मान लीजिए हो गया वाष्प दाब। ये किसका हो गया, तनु विलयन का, तनु विलयन का। अब इसका वाष्प दाब इससे कम है और इसको भी उतना गर्म करना है जितने पर इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो भाई इसका भी टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो चलिए इसका भी बढ़ाया, इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब हो गया कितना, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो इस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। ये टेम्परेचर हो गया TBS1, ये तनु विलयन का हो गया। किसका हो गया बच्चों, तनु विलयन का हो गया। अब इसके बाद में इसमें आपने जितना पदार्थ डाला था उतना ही पदार्थ और डाल देंगे, जितना भी डाला था उतना ही और डाल देंगे तो फिर ये बन जाएगा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन बन जाएगा तो पदार्थ और डाल दिया, और पदार्थ डालने पर वाष्प दाब और घट जाएगा। तो वाष्प दाब घटकर आ गया यहाँ पर, वाष्प दाब घट जाएगा, वाष्प दाब इसका यहाँ पर हो जाएगी। ये हो गया सांद्र विलयन का, सांद्र विलयन का। तो सांद्र विलयन जैसे ही बनेगा इसका वाष्प दाब और कम हो जाएगा और इसको भी हमें कितना करना है, उतना करना है। तो टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब इसका भी बढ़ जाएगा। और जैसे इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। ये हो गया TBS2, वो TBS1 था, ये TBS2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक TB0 है, यहाँ से यहाँ तक TBS1 है, यहाँ से यहाँ तक TBS2। तो कुल मिला के आप देख रहे हो जब ये शुद्ध विलायक था तो इसका क्वथनांक मात्र इतना था। जैसे इसमें थोड़ा सा विलेय पदार्थ डाला इसका क्वथनांक बढ़ गया, और फिर आपने विलेय पदार्थ डाला क्वथनांक और बढ़ गया।
तो क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही, क्वथनांक में जो उन्नयन हो रहा है वो विलेय पदार्थ ऐड करने के साथ साथ हो रहा है, और डाल देंगे तो अभी और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे विलेय पदार्थ बढ़ाएंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे, मतलब उसकी सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, विलेय पदार्थ की मात्रा डालने से सांद्रता बढ़ेगी, तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे क्वथनांक में उन्नयन बढ़ता है। जैसे जैसे इसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्वथनांक उन्नयन बढ़ता जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक में जो उन्नयन है वो किस पर निर्भर कर रहा है? सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। विलेय पदार्थ की विलयन की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? सांद्रता पर। सांद्रता जितनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन बढ़ता जाएगा। तो यहां से स्पष्ट है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सांद्रता के। किसके? सांद्रता के। अच्छा, सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो कौन सी विधि यहां पर ली जाए? अब बच्चों आपको हमने बताया था सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, ताप प्रभावित और ताप स्वतंत्र। तो क्या यहाँ पर ताप प्रभावित विधि का लेना उचित होगा? बच्चों यहाँ सारा खेल टेम्परेचर का ही, किसका है? सारा खेल टेम्परेचर का ही। और अगर टेम्परेचर का ही सारा खेल है तो फिर क्या होगा? अरे भाई सारा खेल किसका है? टेम्परेचर का। और टेम्परेचर को अगर हमने टेम्परेचर का ही सारा खेल है और अगर टेम्परेचर प्रभावित मतलब ताप प्रभावित विधियां ले ली तो फिर हमारा जो फार्मूला है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सी लेनी है? ताप स्वतंत्र विधि। तो ताप स्वतंत्र विधियों में मोललता आती है, मोल प्रवाह जाता है, तो यहाँ पर मोललता ले ली गई। तो यहाँ पे हो गया डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता, यानी क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती है। अब प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो चूंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है इसलिए के बी लिखेंगे और इनटू एम लिख देंगे, मोललता को स्मॉल एम से। अच्छा बच्चों आप जानते हो एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 अपॉन अणुभार इनटू कैपिटल डब्ल्यू। होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज यहाँ पर रख दीजिए, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। या इसी को ठीक से अगर लिखना चाहो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही तो हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर इसको हम कांस्टेंट मान लें, इतने को कांस्टेंट मान लें, तो डेल्टा टी बी जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अणुभार के। किसके? अणुभार के। तो यहाँ पर दोनों संबंध आ गए। कौन सा? एक तो आप लिखोगे किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है तथा विलेय पदार्थ के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
उम्मीद करते हैं बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने क्वथनांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन के ग्राफ पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है हिमांक और हिमांक अवनमन पढ़ना है और परासरण दाब। तो अभी 2 टॉपिक आपके बाकी हैं। इसमें अणुशंख गुणधर्म में कौन कौन से हिमांक अवनमन और परासरण दाब, उसके बाद में आपका एक और बचेगा इसमें वांठा गुणांक, फिर फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको इस चैनल के माध्यम से चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो रही है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, जिससे क्या होगा कि बहुत जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको सीखने में दिक्कत हो रही है, तो वो अब इसके माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।